देखते हैं डायरिया एंड माल ऑब्जॉर्प्शन इज डिमिनिश डाइजेशन और डिमिनिश ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स। माल डाइजेशन और माल ऑब्जॉर्प्शन को बोलते हैं माल एसिमिलेशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इंटेस्टाइन के चेंजेस को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है फैट मोस्ट कैलोरी डेंस माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर माल ऑब्जॉर्प्शन बोलेंगे तो उसका मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्लिनिकल साइड सिम्टम है डायरिया और उसका हॉलमार्क है स्टियाटोरिया। क्या होता है स्टियाटोरिया? स्टियाटोरिया यानी पैसेज ऑफ पेल वॉल्यूमिनस ग्रीजी बल्कि माल ऑडरस स्टूल। स्टियाटोरिया मैनिफेस्ट करता है एज अ डायरिया। अनअब्जॉर्ब फैट कॉलन में जाता है, उससे ऑस्मोटिक लोड इंक्रीज हो जाता है, पानी कॉलन में आ जाता है और डायरिया हो जाता है। स्टियाटोरिया की वजह से हुआ वाला डायरिया इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक डायरिया। ब्रिस्टॉल का स्टूल चार्ट देखते हैं। 1 और 2 कॉन्स्टिपेशन है सिवियर और माइल्ड। डायरिया इज 6 इज माइल्ड, 7 इज सेवियर। 3 और 4 इज नॉर्मल। तो ये 7 प्रकार के स्टूल है। डायरिया 3 प्रकार का है, ऑस्मोटिक, सेक्रेटरी और फैक्टिशियस। ऑस्मोटिक डायरिया अभी देखा, मैनिफेस्टेशन एंड रिजल्ट है स्टियाटोरिया का। डायरिया का डेफिनेशन है 24 आवर स्टूल विद द वाटर कंटेंट 200 to 225 ml। तो डायग्नोसिस की अप्रोच किस रहेंगे? अगर सस्पिशन है, पेशेंट डायरिया के साथ आया है, तो पहले प्रूव करो कि स्टियाटोरिया है, फिर असेस करो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन माल ऑब्जॉर्प्शन भी है क्या, तो बाद में इस्टेब्लिश कर सकते हैं माल ऑब्जॉर्प्शन और बाद में साइड ढूंढेंगे अपन माल ऑब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहले स्टियाटोरिया है अपने को डिफाइन करना है, तो उसके लिए टेस्ट है 72 आवर फीकल फैट एस्टिमेशन टेस्ट। क्वान्टिटेटिव है, क्वालिटेटिव में स्टेन यूज़ करते हैं, सूडान 3, सूडान ब्लैक और ऑल्ट्रेडो। 72 आवर फीकल फैट एस्टिमेशन कैसे करते हैं? मिनिमम 100 ग्राम का डाइट देना है फैट होने वाला 5 दिन के लिए, तीसरे, चौथे और 5वें दिन के लिए 24 आवर फीकल फैट देखेंगे आप। अगर मोर देन 7 ग्राम पर डे और 7% ऑफ द स्टूल इज फैट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, इसका मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है अगर सिर्फ स्टियाटोरिया है तो। लेकिन अगर डायरिया भी है तो फैट मोर देन 14 ग्राम पर डे चाहिए। तो ये फैट दिया, माल ऑब्जर्व्ड है, इसलिए अपन को स्टूल में मिलेगा। दूसरा है सेक्रेटरी डायरिया, उसके कॉज है टॉक्सिन और ट्यूमर। टॉक्सिन में ETEC और विब्रियो कोलेरा, ट्यूमर में VIPO। ट्यूमर और टॉक्सिन इंक्रीज करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMPO को, जिसकी वजह से वाटर अंदर आ जाता है कोलन में। VIPO करता है हाइपोकैलेमिक विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि अपन पोटेशियम और CO3- को लूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है वाटरी डायरिया हाइपोकैलेमिक एसिडोसिस और वाटरी डायरिया हाइपरक्लोराइड हाइड्री एसिडोसिस। लेकिन इसमें नॉर्मल एनाइन गैप होता है। सो ये है नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एग्जांपल। तो अपन देखेंगे पहले गैप, सीरम एनाइन गैप, यूरिन एनाइन गैप और स्टूल ऑस्मोटिक ऑस्मोलिटी गैप। सीरम एनाइन गैप का फॉर्मूला है सीरम एनाइन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस SO3 माइनस इज इक्वल टू 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल है। तो अपन इसको रीअरेंज करेंगे तो सोडियम प्लस अनमेजर्ड कैटायन, क्लोराइड SO3 प्लस अनमेजर्ड एनायन, तो फिर रीअरेंज करेंगे तो सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस SO3 माइनस इज इक्वल टू एनाइन गैप। सो एनाइन गैप इज इक्वल टू अनमेजर्ड एनायन माइनस अनमेजर्ड कैटायन। तो एग्जांपल देखिए, कीटो एसिड इज अनमेजर्ड एनायन, तो कीटो एसिड बढ़ता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस, अल्कोहलिक कीटोसिडोसिस, स्टार्वेशन कीटोसिडोसिस में। लैक्टिक एनायन भी अनमेजर्ड एनायन है, यानी लैक्टिक एसिडोसिस एनायन गैपिंग। सो कीटो एसिड एनायन है, लैक्टिक एसिड एनायन है, तो ये बढ़ेंगे तो एनायन गैप बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अपन VIPO में SO3 माइनस लूज कर, दैट इज अपन लूज कर रहे कार्बोनेट को, इसलिए एसिडोसिस है। लेकिन ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को कंपेंसेट किया जाता है विद द इंक्रीज इन द क्लोराइड, इसलिए एनायन गैप सेम रहता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। भाई एसिडोसिस तो हुआ क्योंकि बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है, उसके जगह पे दूसरा बेस नहीं आया है, उसके जगह पे दूसरा एनायन आया है, वो है क्लोराइड, इसलिए क्लोराइड की वैल्यू बढ़ी, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो कॉजेस है उसके रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2, VIPO और पोस्ट ड्यूरेटर सिग्माइडोस्टोमी। यह हाई एनायन गैप के कुछ एग्जांपल है, बाद में देख लेना, पढ़ लेना। अब देखते हैं यूरिन एनायन गैप। रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और VIPO को आप उनको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि उनमें नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है दोनों में, तो यूरिन एनायन गैप यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला है यूरिन के सोडियम प्लस यूरिन के पोटेशियम माइनस यूरिन का क्लोराइड। सो यूरिन एनायन गैप इज अनमेजर्ड एनायन अनमेजर्ड कैटायन। नॉर्मली ये नेगेटिव होता है, लेकिन अब नॉर्मल हो तो पॉजिटिव है। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, H प्लस ल्यूमेन में आता है, वो कंबाइन होता है NH3 के साथ, जिसकी वजह से NH4 प्लस बनता है, तो कैटायन है वो। तो कैटायन बढ़ेगा तो आयन गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए नॉर्मली वो नेगेटिव होता है। लेकिन रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, H प्लस सिक्रेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए इस वजह से NH4 प्लस नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब कैटायन कम हो जाएगा। कैटायन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आयन गैप बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये अब नॉर्मल होता है। तो पॉजिटिव का आता है रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, यूरिन आयन गैप पॉजिटिव आता है, VIPO में नेगेटिव आता है। ये चीज़ रट लेना है, VIPO में RTA नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टूल ऑस्मोटिक गैप। ऑस्मोमीटर से मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला है मेजर्ड ऑस्मोलिटी माइनस कैलकुलेटेड ऑस्मोलिटी। नॉर्मली होता है 290 to 300 माइनस 2 प्लस स्टूल सोडियम स्टूल पोटेशियम। अब माल ऑब्जर्वेशन हुआ तो फैट आ जाएगा, तो इसको फैट को भी अपन मेजर करेंगे,
तो मेजर ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ जाएंगी, लेकिन जो कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी है जो कि सोडियम और पोटेशियम की वजह से वो तो सेम ही रहेंगी। इसके वजह से स्टूल का एनायन गैप ऑस्मोटिक गैप बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑस्मोटिक और सेक्रेटेड डायरिया को। स्टूल का ऑस्मोटिक गैप देखते हैं, नॉर्मली 50 से 100 होता है, लेकिन ऑस्मोटिक डायरिया में जहाँ पे फैट अंदर आ रहा है तो वो 100 से ज़्यादा जाएगा। लेकिन सेक्रेटेड डायरिया में वो कम रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि फैट वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, वो सेक्रेट हो रहा है टॉक्सिन और ट्यूमर की वजह से। फिर अपन कर सकते हैं स्टूल आउटपुट विद फास्टिंग। ऑस्मोटिक डायरिया में अगर फास्टिंग करेंगे तो स्टूल आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो फैट माल ऑब्जर्वेशन की वजह से। ऑस्मोटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं फैक्टिशियस डायरिया का। फैक्टिशियस डायरिया में रिड्यूस स्टूल ऑस्मोलैरिटी रहेंगी, लेकिन अगर सुपरवाइज करेंगे तो नॉर्मल स्टूल ऑस्मोलैरिटी आएंगे। डायरिया का डायग्नोसिस अपन करते हैं एनाटॉमिकली, पैथोलॉजिकली, एटोलॉजिकली। तो सबसे पहले स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल का डिसीज देखते हैं, उनका डायरिया कैसे डिफरेंट होता है देखते हैं। पहले अपन माल ऑब्जर्वेशन है ये कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद अपन साइड फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल है या लार्ज बाउल है। लार्ज बाउल के वजह से इन्फेक्शन और आईबीडी, स्मॉल बाउल के वजह से माल ऑब्जर्वेशन इन हीलियम, डिस्टल वाले हीलियम में ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन्स डिसीज और टॉक्सिन्स में ईटीसी और कोलेरा। लार्ज बाउल में देखा जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पैलोबैक्टर और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो डिफरेंस देखते हैं दोनों के डायरिया में। तो लार्ज वॉल्यूम वाटरी नॉन ब्लडी स्टूल्स होंगे, स्मॉल में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी रहेगा डिफिकेशन का या फिर माइल्डली इंक्रीज हो सकता है, तो एसोसिएटेड विद वेट लॉस, टियाटोरिया एंड वोमिटिंग। लार्ज बाउल डिसीज में स्मॉल रहेंगे स्टूल, वॉल्यूम कम रहेंगी, मिक्स विद पस, ब्लड एंड म्यूकस, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेंगी और एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं रहेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रहेंगी स्मॉल में, लार्ज में बढ़ जाएंगी, फिकल वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्मॉल में, म्यूकस, ब्लड और टेनिसमस और अर्जेंसी और डिस्चीजिया ये सब लार्ज में रहेगा, वोमिटिंग, वेट लॉस, टियाटोरिया स्मॉल में रहेगा। टेनिसमस क्या है? टाइप कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड विद रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ स्ट्रेन डिफिकेशन विद नो पैसेज ऑफ स्टूल। अर्ज तो हो रही है लेकिन स्टूल नहीं आ रहा है, उसके जगह पे मिनिमल ब्लड आ रहा है। लार्ज बाउल एटियोलॉजी में देखते हैं। अब डायरिया का ड्यूरेशन प्लस क्लासिफिकेशन, एक्यूट है या क्रोनिक परसिस्टेंट है। एक्यूट इन्फेक्शियस होता है, सो 14 दिन से पहले एक्यूट, 14 दिन से ज़्यादा परसिस्टेंट और 30 दिन से भी ज़्यादा है तो क्रोनिक परसिस्टेंट। ये डायग्नोसिस एल्गोरिथम एक बार देख लेना। फिजियोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 फीट की लार्ज इंटेस्टाइन। 2 मीटर से कम हो तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। स्मॉल में विला ऑब्जर्वेशन के लिए, क्रिप्स सेक्रेशन के लिए रिन्यूअल होता है सेल्स का 2 से 3 दिन में। विला के बाजू में क्रिप्स ऑफ लिवर खून, जहाँ पे पाए जाते हैं पैनेस सेल्स, सीक्रेट करते हैं अल्फा डिफेंसिन, लाइसोजाइम और फॉस्फोलिपेज A2। यह है पैनेस सेल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का लिमुलर सरफेस है प्लाइका सर्कुलरिस। इंटेस्टिशियल सेल्स ऑफ कजल है पेसमेकर स्मॉल इंटेस्टाइन के। ब्रूनर्स ग्लैंड, सबम्यूकोजल ग्लैंड यूडिनम में सीक्रेट करते हैं बाइकार्बोनेट। इलियम में लिम्फोड एग्रीगेट, पेयर्स पैचेस। फैट का ऑब्जर्वेशन जेजुनम में होता है, उसके लिए बनाने पड़ते हैं मिसेल्स और मिसेल्स के लिए चाहिए बाइल एसिड्स। अब इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन देखते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड से कोलिक एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड लीवर के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज रेड लिमिटिंग एंजाइम है। इनका कॉन्जुगेशन होता है ग्लाइसिन और टॉरिन से, फिर बन जाते हैं कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड, उनको बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स। ये सब जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, मिसेल्स बनाते हैं, फैट ऑब्जर्व करते हैं, टर्मिनल इलियम में जाते हैं, फिर 95% बाइल सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाइल एसिड दिन में 500 mg बनता है और एक्सक्रीट भी 500 mg होता है, लेकिन बाइल सॉल्ट का पूल 4 ग्राम है क्योंकि इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन है। जो बच्चे कुछ 5% है वो कोलन में जाता है, बैक्टीरिया उसे डिकॉन्जुगेट करता है, सेकेंडरी बाइल एसिड बनाता है, डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। बाइल का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में वो सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से होता है। ये फैटी एसिड को बचाने के लिए मिसेल्स चाहिए। ये बाइल सॉल्ट्स का 95% रीअब्जॉर्प्शन, सो बाइल एसिड मेनली इलियम में रीअब्जॉर्ब होता है। तो इस वजह से बाइल एसिड का डिफेक्ट हो तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा फैट्स का, स्टियाटोरिया और डायरिया हो जाएगा। तो डिफेक्ट देखते हैं इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में। सिंथेसिस नहीं होगा बाइल सॉल्ट का, अगर हेपेटिक फंक्शन खराब है तो सिरोसिस में होता है। बिलियरी सेक्रेशन नहीं होगा पीबीसी में और पीएससी में देखा जाता है। अगर मिसेल्स नहीं बने तब भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल लोअर कोर्ट में देखा जाता है और जेजुनल डायोटिकुलोसिस में देखा जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो डिकॉन्जुगेट कर देंगे बाइल एसिड को, इसलिए मिसेल्स नहीं बनेंगे। अगर बाइल एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो इलियम से तब भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। क्रॉन्स डिजीज में और टीबी में ऐसा होता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फैट ऑब्जर्वेशन के मिसल बनता है, मिसल ऑब्जर्व होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स जेजुनम में, फिर स्टेरिफिकेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, गोल्गी apparatus में जाते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, उसके लिए एपोप्रोटीन B48 चाहिए, फिर ये काइलोमाइक्रॉन लिम्फेटिक्स में जाते हैं। ये स्टेप्स में किधर भी गड़बड़ी हो तो स्टियाटोरिया होगा, डायरिया होगा। फिर से देखते हैं सिंथेसिस में होगा, सिरोसिस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल एसिड नहीं होगा पीबीसी और पीएससी में, मिसल फॉर्म नहीं होंगे सेबो में, लाइपोलिसिस नहीं होगा क्योंकि लाइपेज कम है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में, म्यूकोजल सेल का अपटेक और रीस्टरिफिकेशन नहीं होगा, वो होता है सीलियक डिजीज में, विपस डिजीज में और ट्रॉपिकल स्प्रोई में। काइलोमाइक्रॉन नहीं बनेंगे क्योंकि बीटा लाइपोप्रोटीन नहीं होगा, बीटा लाइपोप्रोटीन नहीं है। डिलीवरी नहीं होगी इंटेस्टाइन में क्योंकि इंटेस्टाइनल लिम्फेंजियोप्टेसिया होगा, लिम्फेटिक अबनॉर्मल होंगे। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं होगी क्योंकि इलियक का डिसीज होगा जैसे कि क्रॉन डिसीज, टीबी। ग्लोबल माल ऑब्जर्वेशन,
या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का माल ऑब्जर्प्शन देखा जाता है सिलिक डिसीज में, इम्पल्स डिसीज में और ट्रॉपिकल स्प्रे में। ये जो अपन ने सारे फैक्टर सीखे जो चाहिए ऑब्जर्प्शन के लिए, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑब्जर्प्शन के लिए चाहिए, मीडियम और शॉर्ट के लिए नहीं। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं जिनमें 12 कार्बन होते हैं, 8 से 12 के लिए मीडियम और 8 से कम होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन लार्ज अमाउंट में होते हैं डाइट में, ऑब्जर्व होते हैं जेजुनिन में। पैंक्रेटिक लाइपोलाइसिस चाहिए, उनको मिसल भी चाहिए और स्टूल में नहीं होते। मीडियम चेन देखेंगे तो वो भी डाइट में होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं, उनको पैंक्रेटिक लाइपोलाइसिस और मिसल्स कुछ नहीं चाहिए। स्मॉल चेन फैटी एसिड देखेंगे तो वो डाइट में नहीं होते। जो कार्बोहाइड्रेट अपन खाते हैं उनको डिग्रेड करते हैं कोलोन में बैक्टीरिया, उसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं, वो कोलोन में ऑब्जर्व होते हैं, उनको लाइपोलाइसिस और मिसल फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर पेशेंट को इंटैक्ट कोलोनरी शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है तो अभी अपन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं जिसकी वजह से स्मॉल चेन फैटी एसिड बनेंगे। कंपेयर करते हैं बाइल एसिड डायरिया और फैटी एसिड डायरिया। जब एक्सटेंसिव इलियक डिसीज होता है जिसकी वजह से स्टियाटोरिया होगा तब ये डायरिया होगा, तो ये फैटी एसिड डायरिया। लेकिन लिमिटेड इलियक डिसीज होगा जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट का, बाइल एसिड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब लिवर ना ज़्यादा बनाएगा बाइल एसिड को, तो ये ज़्यादा वाले बाइल एसिड कोलोन में जाएंगे जिसकी वजह से डायरिया होगा, तो दैट इज बाइल एसिड डायरिया। सो एक कंपेरिजन है बाइल एसिड डायरिया में एक्स्ट्रा इलियक डिसीज कम होता है, इलियक बाइल एसिड अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फीकल बाइल एसिड एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। बाइल एसिड डायरिया में फीकल बाइल एसिड लॉस कंपेंसेट किया जाता है हेपेटिक सिंथेसिस से। बाइल एसिड का पुल इसलिए नॉर्मल होता है, इंटरड्यूडेनल बाइल एसिड नॉर्मल, स्टियाटोरिया नहीं होता है। बाइल एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है इसलिए वो कोलेस्टेरामाइन को रिस्पॉन्ड करता है। लो फैट डाइट देंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लो फैट डाइट का फायदा होगा फैटी एसिड डायरिया में। कार्बोहाइड्रेट ऑब्जर्व होते हैं प्रोक्सिमा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज ऑब्जर्व बाय SGLT1 और फ्रुक्टोज बाय GLUT5। SGLT1 होता है जेजुनम में, SGLT1 का डिफेक्ट होता है फैमिलियल ग्लूकोज गैलेक्टोज मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, रेयर। लैक्टोज इंटॉलरेंस दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी एसोसिएटेड टू अदर डिसीज जो अफेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल एंड म्यूकोजल एपिथेलियल इंटीग्रिटी को। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टेज की एंजाइम की डिफिशियंसी चाइल्ड प्रेजेंट करता है एज अ फेलियर ऑफ थ्राइड, इरिटेबिलिटी, इनेबिलिटी टू गेन वेट, वोमिटिंग, वाटर डायरिया। डायग्नोस कैसे करें? अब कार्बोहाइड्रेट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है इसकी वजह से स्टूल का पीएच एसिडिक होगा, टाइपर डर्मेटाइटिस दिखेगा। कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग सिस्टम है इसलिए स्टूल रिड्यूसिंग सिस्टम पॉजिटिव आएगा। सो ये प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन का स्टेप्स है। डिसीज जो स्लिप करते हैं प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन में डिफेक्ट। सबसे पहले एंडोकाइनेज डिफिशियंसी। एंडोकाइनेज ट्रिप्सिनिज्म को ट्रिप्सिन बनाता है और बाद में ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीलाइसिस करता है। सो एंडोकाइनेज के डिफिशियंसी में प्रोटीन वाला ऑब्जर्प्शन दिखेगा। नेक्स्ट न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट जिसकी वजह से होता है हार्ट नर्व डिसीज। उसके प्रेजेंटिंग फीचर पेलेग्रा जैसे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। तीसरा डायबिसिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है सिस्टीन्यूरिया, ट्रिकेकोला, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, अर्जिनिन, यूरिन। तो ये शॉर्ट में देख लो, आइसोलेटेड कार्बोहाइड्रेट के मालअब्जॉर्प्शन है, प्राइमरी लैक्टेज डिफिशियंसी, आइसोलेटेड प्रोटीन मालअब्जॉर्प्शन, एंडोकाइनेज डिफिशियंसी, हार्ट नर्व्स एंड सिस्टीन्यूरिया, आइसोलेटेड फैट मालअब्जॉर्प्शन, मेनी कंडीशन। फॉर ऑल थ्री मालअब्जॉर्प्शन इन सीलियक, विपस एंड ट्रॉपिकल स्प्रे। सिम्टम्स और टेस्ट देखते हैं मालअब्जॉर्प्शन। सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट क्लिनिक फाइंडिंग मालअब्जॉर्प्शन की है डायरिया, डायरिया, डायरिया। तो सिम्टम्स एंड साइन देखेंगे, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम डायरिया, कार्बोहाइड्रेट और शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी उनकी वजह से डायरिया होता है। बाइल एसिड और फैटी एसिड का सेक्रेटरी इफेक्ट होता है। ऑब्जर्वेटिव सरफेस कम हो गया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन फ्लैटुलेंस होगा क्योंकि बैक्टीरिया गैस बना रहे हैं। फॉल स्मेलिंग फ्लैटुलेंस स्टूल होगा क्योंकि प्रोटीन मालअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये जो प्रोटीन लॉस और मालअब्जॉर्प्शन होगा उसकी वजह से एसिडिटी होगा, उसकी वजह से डिस्टेंशन होगा। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम मैग्नीशियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, कैल्शियम ऑब्जर्व होगा, इसकी वजह से टेटनी, मसल वीकनेस और पैरास्थेसिया। एक चीज़ देख लो, डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करती है मैग्नीशियम, बाइल एसिड और B12 को, बाकी सारी चीज़ें प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होती है। बोप में होगा, ऑस्टियोमोलिसिस होगा, फ्रैक्चर्स होगा क्योंकि कैल्शियम नहीं हो रहा है, विटामिन डी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्यूटेनियस म्यूकोजल सिम्टम्स देखिए, ईजी ब्रूजिबिलिटी, इकाइमोसिस, पेटिक होंगे विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से। ग्लॉसाइटिस, चिलिसिस, स्टोमेटाइटिस होगा विटामिन सी डिफिशियंसी, स्कर्वी की वजह से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी डिफिशियंट है। इडिमा होगा क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है, मालअब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक्रोडर्मेटाइटिस और केलीडर्मेटाइटिस जिंक की वजह से। फॉलिकुलर हाइपरकर्टोसिस विटामिन ए की वजह से। हाइपरपिगमेंटेड डर्मेटाइटिस नियासिन डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा। थीन स्पून शेप नेल्स होंगे, आयरन डिफिशियंसी। पेरीफॉलिकुलर हेमरेज, स्पाइरल और कर्ली हेयर होंगे, मालअब्जॉर्प्शन विटामिन सी। अदर फीचर देखते हैं, वेट लॉस और हाइपरफेजिया होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट मालअब्जॉर्प्शन हो रहा है। एनीमिया होगा क्योंकि आयरन, फोलेट, विटामिन B12 डिफिशियंसी है। किडनी स्टोन्स होंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होंगे क्योंकि ऑक्सलेट ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होगा कोलोनिन में। आमेनोरिया, इंपॉर्टेंस, इनफर्टिलिटी होंगी, उनका मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन है। नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, विटामिन ए डिफिशियंसी, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक, विटामिन B12 डिफिशियंसी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अटैक्सिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी और फोलेट डिफिशियंसी। तो फिर से एक बार शॉर्ट में देखते हैं, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन क्योंकि मालअब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, डायरिया, इम्पेड ऑब्जॉर्प्शन की वजह से। फ्लैटुलेंस ड्यू टू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ग्लॉसाइटिस, चिलियोसिस, स्टोमेटाइटिस विटामिन B12 से। एब्डोमिनल पेन बाउल डिस्टेंशन से ज़्यादा नहीं होता। बोन पेन कैल्शियम के। टेटेनी, पैरास्थेसिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम से। वीकनेस, अनीमिया से। फ्लूइड की वजह से हाइपोटेंशन, एजोटेमिया
अमेनोरिया डिक्रीज लिबिडो प्रोटीन डिप्लेशन और सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से, अनीमिया होगा आयरन फोलेट विटामिन B12 से, ब्लीडिंग होगी विटामिन के माल ऑब्जॉर्प्शन से, नाइट ब्लाइंडनेस जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए की माल ऑब्जॉर्प्शन से, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विटामिन B12 और थायमिन की डिफिशियंसी, डर्मेटाइटिस ड्यू टू विटामिन ए और जिंक वजह और इसेंशियल फैटी एसिड। तो सबसे पहले अपन को इस्टेब्लिश करना है डायग्नोसिस ऑफ माल ऑब्जॉर्प्शन, बाद में अपन कॉज देखेंगे। सो फैट का माल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसे देखेंगे? क्वांटिटेटिव टेस्ट है 72 आवर फीकल फैट एस्टिमेशन टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट है सूडान 3 और सूडान ब्लैक, दूसरे टेस्ट है अभिनय करते हैं एसिड स्टियाटोक्राइट टेस्ट और C14 स्ट्रियोलिन ब्रेथ टेस्ट। ये सूडान 3 पे अपन को फैट दिख रहा है, नो माइल्ड मॉडरेट सीवियर। कार्बोहाइड्रेट का माल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है कैसे बोलेंगे? यूरिन डिजाइलोस टेस्ट से और लैक्टोलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। सो यूरिन डिजाइलोस टेस्ट इज द बेस्ट नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट माल ऑब्जॉर्प्शन, क्योंकि जाइलोस के ऑब्जॉर्प्शन को किसी पैंक्रेटिक एंजाइम की जरूरत नहीं, एक ही जरूरत है इंटैक्ट प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। 25 ग्राम डिजाइलोस देंगे, बाद में कलेक्ट करेंगे यूरिन 6 to 8 आवर्स के बाद। अगर यूरिन में 4.5 to 5 ग्राम से कम आया तो इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब इशू है कार्बोहाइड्रेट ऑब्जॉर्प्शन के साथ, इसका मतलब प्रॉक्सिमल ऐसा है इंटैक्ट नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव का आ सकता है जब वोमिटिंग करेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल का रैपिड ट्रांजिट होगा, थर्ड स्पेस लॉन्ग होगा, आसाइटिस होगा, सीबो होगा क्योंकि बैक्टीरिया खा जाएंगे जाइलोस को, रिनल फेलियर होगा क्योंकि यूरिन ही नहीं आ रहा तो जाइलोस कहाँ से आएगा। दूसरी टेस्ट है लैक्टोलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। स्मॉल बाउल के ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। माल ऑफ द शुगर को कोलोनिक बैक्टीरिया फर्मेंट करेंगे जिससे मिक्सचर ऑफ गैसेस बनेगा, दिस गैसेस आर द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक ब्रेथ हाइड्रोजन टेस्ट। अब देखते हैं प्रोटीन का माल ऑब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूल इलास्टिस केमोट्रिप्सिन लेवल देखेंगे, लो आया था इसका मतलब प्रोटीन का माल ऑब्जॉर्प्शन। पेशेंट को एक वेट देंगे जिसमें C13 तो उसको कहा गया C13 एक वेट ब्रेथ टेस्ट। अगर लो लेवल आएगा C13 का ब्रेथ में तो इसका मतलब प्रोटीन का माल ऑब्जॉर्प्शन। फिनोल और पीक्रिसोल नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। सो देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ माल ऑब्जॉर्प्शन, बेसिस और इंटैक्टनेस ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। Whipple disease, celiac disease, Tropicus on the basis of bile acid, PBC, SIBO, TB and Crohn's disease on the basis of carbohydrate malabsorption, प्राइमरी लैक्टेटिव डिजीज है, हट नर्व डिजीज और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। एक बार बचपन वाले सीलिंग स्टेज देखते हैं, इसके दो पार्ट है 1 और 2। पार्ट 1 में सबसे पहले अपन देंगे अनलेबल्ड विटामिन B12 वो भी 1 mg और बाद में 1 घंटे में 1 माइक्रोग्राम रेडियो लेवल देंगे। 24 आवर यूरिन परसेंटेज देखेंगे रेडियो लेवल का, अगर 10% से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ये नेगेटिव टेस्ट है। लेकिन 7% से कम तो विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन में डिफेक्ट है, पॉजिटिव टेस्ट। आप सेकंड पार्ट करते हैं, आप इंट्रिंसिक फैक्टर भी देंगे उसके साथ और रिपीट करेंगे। अब अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब 10% से ज़्यादा है तो इसका मतलब परनीशियस एनीमिया था, इंट्रिंसिक फैक्टर कम था लेकिन अब ऑब्जर्व हो चुका है उसके साथ। लेकिन अगर 2A भी पॉजिटिव रहा तो रिपीट करेंगे टेस्ट पैंक्रेटिक एंजाइम के साथ। इस बार ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ यानी नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है, इसका मतलब पैंक्रेटिक एंजाइम कम थे। लेकिन अभी भी पॉजिटिव आया तो 1 हफ्ते के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके बाद अगर नेगेटिव आया इसका मतलब ज़्यादा ऑब्जर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब सीबो था, इसका मतलब बैक्टीरिया थे इसलिए ऑब्जर्प्शन नहीं हो रहा। लेकिन इसके बाद भी अगर टेस्ट पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब इलियल डिसीज है। तो ये शॉर्ट में उसका टेबल है। परनीशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ नॉर्मल होगा, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में एंजाइम के साथ नॉर्मल होगा और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में एंटीबायोटिक के बाद नॉर्मल। सिर्फ 3 डिसीजेज है जो 100% डायग्नोस हो सकते हैं बायोप्सी के साथ, विपल्स डिसीज, एबिटा लाइपोप्रोटीनेमिया, गामा ग्लोबुलिनेमिया। तो कुछ खास डिसीज देखते हैं जैसे कि सिलियक डिसीज, नाम याद रखना DQ2 DQ8। सिर्फ 50% पेशेंट को GI के माल ऑब्जर्प्शन के सिम्टम, इसकी वजह से बहुत सारे केस मिस हो रहे हैं। दूसरे नाम है इसके सिलियक स्प्रोइड, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रोइड, ग्लूटेन सेंसिटिव इंटरपैथी या सिलियक डिसीज। मैं तो इसको कहूँगा DQ2 DQ8। इसमें आइसबर्ग डिसीज दिखता है। क्लासिकल सिलियक डिसीज सिर्फ 50% होता है और टिपिकल सिलियक डिसीज उसमें सिम्टम्स अदर देन माल ऑब्जर्प्शन होता है। साइलेंट सिलियक डिसीज में सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन सेरोलॉजी पॉजिटिव आएगा और लेटेंट सिलियक डिसीज में सिम्टम्स भी नहीं, सेरोलॉजी भी नहीं, सिर्फ HLA पॉजिटिव आएंगे DQ2 DQ8। अगर अपन ग्लूटेन रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे तो 6 महीने में क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल रिवर्सिबल दिखेगा। रिफ्रैक्टिव सिलियक डिसीज क्या होता है जिसमें 6 महीने के बाद भी रिवर्सिबिलिटी नहीं दिखती तो अपन को ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड पे चालू करना पड़ता है। तो ग्लूटेन में क्या होता है, ग्लाइडिन नाम का चीप एंटीजन होता है। सिलियक डिसीज का DQ2 DQ8 से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन ये एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जो ग्लूटेन का ग्लाइडिन है वो IgA डाइमर के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये IgA बनाए जाते हैं माल्ट टिश्यू से, तो ये उनका कॉम्बिनेशन ट्रांसफर हो जाएगा लैमिना प्रोप्रिया में बाय ट्रांसग्लूटामिनेज और बाद में डीअमाइनेशन होगा। सिलियक डिजीज में साइंस ऑफ माल ऑब्जर्प्शन के क्लासिकल है जैसे कॉस्मेटिक डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फास्ट मिल्क स्टूल, वेट लॉस, IBS लाइक सिम्टम्स। और टिपिकल सिम्टम्स भी देखा जाते हैं जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, फेलियर टू ड्राइव, ऑस्टियोपेनिया, बोन फ्रैक्चर, बोन पेन, लिवर एंजाइम्स बढ़ेंगे, ALT/AST बढ़ेगा। सो सिलियक डिसीज कॉज कर सकते हैं क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी हुई तो अटैक्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, एंडोक्राइनोलॉजी हो सकती है, अमेनोरिया, इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी,
हाइपोस्प्लेनिज्म या स्प्लेनिक एट्रोफी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ओवल बॉडी जॉली बॉडीज दिखेंगे स्पेयर पे। और सिलेक्ट डिसीज का एसोसिएशन है टाइप 1 DMCB। सो पूरे एसोसिएशन देखते हैं सिलेक्ट डिसीज के। डेफिनेटिव एसोसिएशन है बर्ड फैंशियस लंग, इट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, डर्मेटाइटिस herpetiformis और डायबिटीज मेलिटस टाइप। बाकी दूसरा एसोसिएशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इम्यूनोग्लोबिन ए डिफिशिएंसी, इम्यूनोग्लोबिन ए मेसेंजर नेफ्रोपैथी और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस या लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। सो इम्यूनोग्लोबिन ए डिफिशिएंसी वाले पेशेंट में अगर देखेंगे तो इनमें अपन को एंटीबॉडीज नहीं देखेंगे। सो एंटीबॉडीज यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस में। सबसे पहला एंटी TTG एंटीबॉडी, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ये IgA टाइप की एंटीबॉडी। LSA से किया जाता है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों अच्छी, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। ABIgA एंटीबॉडी इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से किया जाता है, 99% स्पेसिफिक है। तो अभी देखा इम्यूनोग्लोबिन ए डिफिशिएंसी वाले पेशेंट में IgA एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो उन पर अपन करते हैं IgG एंटीबॉडी चेक, वो है एंटी डियामिनेटेड ग्लूटामिन डाइपेप्टाइड है। और चौथा अपन कर सकते हैं HLA-DQ2 DQ8। अगर ये दोनों IgA और IgG बायोप्सी नेगेटिव आया तो सिलेक्ट डिसीज नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर डाउट में हो तो DQ2 DQ8 देखो। अगर पॉजिटिव है तो ULAT करो फिर से। अगर IgA और IgG दोनों पॉजिटिव है तो स्टार्ट करो ट्रीटिंग पेशेंट को। बायोप्सी फाइंडिंग देखते हैं सिलेक्ट डिसीज है, वो नॉन स्पेसिफिक है, किसी में भी दिखाई दे सकती है, जैसे कि कंप्लीट विलस एट्रोफी। यहाँ पे विलस एट्रोफी पूरी तरह, एक क्रिप्ट है जो क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया होगा, जिसकी वजह से म्यूकोजल ओवरऑल म्यूकोजल थिकनेस सेम ही रहेगी, यानी कि नॉर्मल ही रहेंगी। ये म्यूकोजल डिसीज है, इसलिए सिर्फ म्यूकोजा में ही फाइंडिंग्स दिखेंगे। लेकिन लिम्फोसाइट का इन्फ्लेट्रेस हो सकता है लैमिना प्रोप्रिया में। वैक्यूलर डिजेनरेशन दिखेगा सरफेस एपिथेलियम का, दिस इज वैक्यूलर डिजेनरेशन। ये पूरे कंप्लीट विलस एट्रोफी है, ये क्रिप्ट का एब्सेस है या हाइपरप्लेजिया है, और म्यूकोजल थिकनेस सेम ही रहेगी। सो देखा सेरोलॉजी अगर पॉजिटिव है, बायोप्सी नेगेटिव है, रिपीट करो बायोप्सी, इट इज़ लाइकली सिलियक डिसीज। लेकिन अगर बायोप्सी पॉजिटिव है, सेरोलॉजी नेगेटिव है, ये सिलियक नहीं है, क्योंकि बायोप्सी ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी में भी दिखाई दे सकती है। तो ये सारे डिसीज है जिनमें ऐसी सेम बायोप्सी दिखती है। उनमें से पूछे काऊ का मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस और ट्रॉपिकल सेवियर मालन्यूट्रिशन, अल्फा चेन डिसीज, याद रखने की जरूरत है। सो 6 महीने के अंदर अंदर ग्लूटेन रिस्ट्रिक्शन के अंदर वी गेट द नॉर्मल हिस्टोलॉजी। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं हो तो ये रिफ्रैक्टरी से लेके या तो अपन को स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, और बाकी सारे पेशेंट में अपन कंटिन्यू करते हैं ग्लूटेन रिस्ट्रिक्शन। सिलेक्ट डिसीज प्रीमेलिग्नेंट कंडीशन है, तो पेशेंट को रिफ्रैक्टरी डिसीज के पेशेंट को रिस्क होता है एंडोरोपैथी एसोसिएटेड T सेल लिम्फोमा, स्मॉल इंटेस्टाइनल एडेनोकार्सिनोमा, एसोफेजियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सो डाइट अपन को देना है राइस, कॉर्न, मेज, पोटैटो, सोयाबीन। क्या नहीं देना है? ब्रो नहीं देना है, B बार्ली, R राई, O ओट्स एंड W व्हीट। रिफ्रैक्टरी केसेस में स्टेरॉइड देना है। अब देखते हैं विपल्स डिसीज। ये क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिसीज है ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव ट्रोफाइरेमा विपली। सो डिफरेंस देखते हैं विपल्स और सिलियक में। ये मिडिल एज और एल्डरली में होता है, लेकिन सिलियक किसी में भी हो सकता है। विपल्स ज़्यादा मेल्स में होता है, सिलियक दोनों में इक्वल होता है। सिलियक में सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइनल होंगे, लेकिन विपल्स में GIT, CNS, CVS से भी इन्वॉल्व होंगे। मल्टी सिस्टम डिसीज है। इधर सिलियक ऑटोइम्यून डिसीज है, लेकिन ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रोफाइरेमा विपली बैक्टीरिया। सिलियक में देखा DQ2 DQ8 है, लेकिन विपली में DRB113 और DRB106 है। सिलियक प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन का है, विपली प्रॉक्सिमल मोर देन डिस्टल इंटेस्टाइन। लिम्फोनोड पर प्रेजेंट होती है, और बायोप्सी सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन सिलियक में सेरोलॉजी की ज़रूरत होती है। उसका मैनेजमेंट है ग्लूटेन फ्री डाइट, लेकिन इसका मैनेजमेंट है सेफ्ट्राइक्सोन और मेरोपेनम। ये ट्रोफाइरेमा विपली एक ग्राम पॉजिटिव एसिलेटर बैक्टीरिया जिसका स्लो डबलिंग टाइम है, इसलिए अपन उसको कल्चरलाइज कर सकते हैं। क्लिनिकल पिक्चर में देखेंगे तो जॉइंट मैनिफेस्टेशन ये पहला क्लिनिकल सिम्टम होता है। डिस्टल लार्ज जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, नी, एंकल, रिस्ट, लोअर लिम्ब के ज़्यादा होते हैं अपर लिम्ब से। माइग्रेटरी इंटरमिटेंट ऑलिगो आर्थराइटिस ये क्लासिकल है। स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस भी हो सकता है। GI सिम्टम देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ विपली में होते हैं, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी, एब्डोमिनल और डिस्टल इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट। मालाब्जॉर्प्शन को बताया जाता है। CVS में देखेंगे कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस आएगा तो पहले हैंडकेप का सोचना है, बाद में विपली का सोचना। माइट्रोल और एंडोकार्डाइटिस ज़्यादा होता है तथा मायोकार्डाइटिस। CNS इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो 40% लोगों में होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है और रिलैप्स के साथ कोरिलेट किया जाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम है प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, दैट इज डाउन गेज पाल्सी, और ऑक्यूलोमास्टिक्टरी और ऑक्यूलोफेशियल मायोरिथमिया, मतलब है पेंडुलर निस्टैग्मस होगा विथ मास्टिकेटरी मूवमेंट्स। ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस भी हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे जिससे बायोप्सी लेंगे। सो बायोप्सी में अपन को देखेंगे ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनसाइड द मैक्रोफेजेस। PCR भी कर सकते हैं जिससे अपन को ट्रोफाइरेमा विपली को मिलेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये बैक्टीरिया है तो इसलिए एंटीबायोटिक दे दो, इंडक्शन थेरेपी दे दो 14 दिनों के लिए ऑफ द सेफ्ट्राइक्सोन और मेरोपेनम। लॉन्ग टर्म थेरेपी है टू प्रिवेंट द रिलैप्स ड्रगोप्टाइसिस कोट्राइमेक्सोजोल, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है CNS में। ट्रॉपिकल स्प्रे देखते हैं। सिलेक्ट डिसीज मोस्ट कॉमन कॉज है मालाब्जॉर्प्शन का दुनिया में। इंडिया में भी सिलेक्ट डिसीज ज़्यादा देखा है ट्रॉपिकल स्प्रे से। ट्रॉपिकल स्प्रे क्यों होता है अपन को पता नहीं है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी नहीं।
डेफिनेशन क्या है ट्रॉपिकल स्प्रे की? अगर डायरिया और एक महीने के भीतर ट्रॉपिकल विजिट से ट्रैवल हो तो उसका ट्रॉपिकल स्प्रे कहा जाता है। इंडिया में अगर ऑस्मेटिक डायरिया का कोई भी पेशेंट हो तो सस्पेक्ट करो ट्रॉपिकल स्प्रे, स्पेशली एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर काम कर सकते हैं। टॉक्सिजेनिक कोलिफॉर्म जैसे कि इकोला और क्लेप्सिला और इंटरबैक्टीरिया, ये जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो सकता है ट्रॉपिकल स्प्रे। ये वाले बैक्टीरिया इकोला, क्लेप्सिला, इंटरबैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे फर्मेंटेशन प्रोडक्शन टॉक्सिन्स जो टॉक्सिक होते हैं म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स को, जिससे सेक्सुअल चेंजेस आएंगे, डैमेज करेंगे पैन इंटेस्टाइनल में, ज़्यादा होगा डिस्टल में दैन द प्रॉक्सिमल। सिलियक डिसीज जैसी फाइंडिंग्स मिलेंगी, सिर्फ इसमें पार्शियल विलस एट्रोफी होगी, सिलियक में कंप्लीट विलस एट्रोफी है। पता नहीं क्यों लेकिन फोलेट डिफिशिएंसी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे। ये जो देख सकते हैं हाइपरपिगमेंटेड पार्ट्स, ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से। क्लिनिकल फीचर देखेंगे, पेशेंट को रात में ज़्यादा यूरिन आएगा ड्यू टू डिलेड वाटर अब्जॉर्प्शन। बाकी क्लिनिकल फीचर सेम है, डायरिया, पेल बल्की स्टूल, फाउल स्मेलिंग स्टूल, नॉक्चुरिया क्योंकि वाटर ऑब्जॉर्प्शन डिले हो रहा है, फिडल एडेमा क्योंकि हाइपोप्रोटीनेमिया है, पैलर है क्योंकि B12 और फॉलेट और आयरन की डेफिशिएंसी, कोलन की आयरन डेफिशिएंसी, हाइपरपिगमेंटेशन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोटासिस, विटामिन B डेफिशिएंसी, एडवांस विटामिन ए, मसल वीकनेस क्योंकि हाइपोमैग्नीशियमिया है, टेटनी हाइपोकैल्सीमिया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही है तो फोलेट का सप्लीमेंटेशन दे दो, इंप्रूवमेंट आएगा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में। टेट्रासाइक्लिन दे दो 250 mg क्वार्टरली 6 आवर में। 20% में रिलैप्स होता है और रिलैप्स बैड प्रोग्नोसिस होता है। इंट्रोडक्शन टू द IBD। IBD में पहले 4 डिजीज आते थे लेकिन अभी 2 ही है, UC एंड CD। तीसरा है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस और चौथा है डाइवर्जेंट कोलाइटिस। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस प्रेजेंट्स विद द क्रोनिक नॉन ब्लडी वॉल्यूमिनस वाटरी डायरिया, सो इट इज 10% ऑफ द ऑल द केसेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया। क्लिनिकली इंडोस्कोपिकली नॉर्मल होगा, वेट लॉस दिखेगा ओवर टाइम। बायोप्सी में 2 प्रकार है, लिम्फोसाइटिक और कोलेजेनस। लिम्फोसाइटिक में इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस होगा एसोसिएटेड विद द सिलियक डिसीज। कोलेजेनस में कोलेजन बैंड होंगे म्यूकोजा में एसोसिएटेड विद द जॉगरेन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन फीमेल में होगा 40 से ज़्यादा। ऑटोइम्यून एसोसिएशन कोलेजेनस ज़्यादा होगा लिम्फोसाइटिक से, क्योंकि कोलेजेनस जॉगरेन सिंड्रोम में वो खुद में ऑटोइम्यून डिसीज है। थेरेपी नहीं देंगे फिर भी गुड प्रोग्नोसिस है, मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है। इट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द PPI एंड NSAIDs। डायोजन कोलाइटिस क्या होता है? अपन कोलाइटिस होता है कोलोस्टोमी बैग में आफ्टर रेक्टल मैलिग्नेंसी, लोअर कोलोनिक मैलिग्नेंसी, सो इट इज कोलाइटिस बैग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। सो ये नॉर्मल म्यूकोजा है, सो ये देख सकते हैं कोलेजनस कोलाइटिस में, ये देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स में लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखेंगे कोलन का क्रिप्स दिखते हैं लेकिन विलाई नहीं है, ये क्रिप्स है लेकिन विलाई नहीं है। म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया, उसके नीचे मस्कुलरिस म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया, फिर सेरोसा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वाटर इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन करना। अब देखते हैं UC एंड CD। बेसिक डिसीज इन rheumatology बिहेव एक्जैक्टली लाइक CD एंड अल्फा मेथिल डोपा इज अ ड्रग व्हिच कॉजेज कोलाइटिस सिमिलर टू UC। ओवरऑल CD ज़्यादा कॉमन है UC से, और IBD ओवरऑल ज़्यादा होता है मेल्स में। सो UC ज़्यादा होता है मेल्स में, लेकिन CD फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि OCP का यूज़ होता है। एज देखेंगे बाय मॉडल है 15 to 30 और 70 to 90। इथेनिसिटी जेविश, नॉन जेविश, अफ्रीकन अमेरिकन, बाद में ACN है सबसे लास्ट में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है और अपेंडिसेक्टोमी प्रोटेक्टिव है। क्रोन डिसीज में स्मोकिंग पॉजिटिव फैक्टर है और अपेंडिसेक्टोमी का कोई एसोसिएशन नहीं है। OCP यूज़ करने से रिस्क बढ़ता है CD का। फैमिली इंसिडेंस देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग होता है UC में और स्ट्रॉन्गर होता है CD में। इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग चाइल्डहुड IBD बाय द 3 times अगर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, इसलिए बच्चों को अननेसेसरी ड्रग्स नहीं लेना। जेनेटिक डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड होता है IBD की, ओवरऑल मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड होता है वो टर्नर सिंड्रोम। UC के साथ होता है विस्कोड अल्ट्रिस सिंड्रोम, वो नॉन ग्रैनुलोमेटस IBD होता है। क्रोन्स डिसीज के साथ होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर टाइप 1 और हार्मनोस्की पुडलक सिंड्रोम। क्रोन्स डिसीज ग्रैनुलोमेटस IBD है। अब देखते हैं विस्कोड अल्ट्रिस सिंड्रोम सिमिलर टू UC है। एक्स लिंक डिसीज है, वास्पिजिन होता है। रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट एक्जिमा होता है, रिकरेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद डिस्फंक्शनल प्लेटलेट, माइक्रोप्लेटलेट्स होती है, नॉन ग्रैनुलोमेटस कोलाइटिस है। हर्मान्स्की पुडलक सिंड्रोम सिमिलर टू CD होता है क्योंकि ये ग्रैनुलोमेटस कोलाइटिस करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव प्लेटलेट डिस्फंक्शन होगा विथ नॉर्मल काउंट। पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है और ऑक्यूलोक्यूटेनियस अल्बिनिज्म होगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 1 और 1 गट के डिसीज। क्रोन्स डिसीज के सेम होगा, डिफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में। न्यूबॉर्न में देखेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा विथ सीजर्स। ये ग्रैनुलोमेटस कोलाइटिस है। अदर फीचर है हेपेटोमेगाली, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरयूरेसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया। और एक सिंड्रोम में आइपेक्स सिंड्रोम, इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉलीएंडोक्राइनोपैथी, एक्स लिंक सिंड्रोम। सेल टॉलरेंस जो बॉडी में अपने होता है वो T रेगुलेटरी सेल्स की वजह से होता है। T रेगुलेटरी सेल्स का मार्कर है CD3 मार्कर। CD3 है T सेल्स का, हेल्पर का है CD4 और CD25 है T रेगुलेटरी सेल्स का। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है FOXP3 पॉजिटिव। म्यूटेशन होगा, लॉस होगा FOXP3 का, जिससे लॉस होगा T रेगुलेटरी फंक्शन का, जिसकी वजह से आइपेक्स सिंड्रोम होगा।
उसका क्लासिकल ट्रायड देखेंगे आइपेक्स सिंड्रोम का, तो जीआईटी में होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक इंटेरोपैथी, डर्मेटाइटिस होगा, एंडोक्राइनोपैथी होगा, न्यूनेटल टाइप 1 डीएमओ और थायराइडाइटिस। इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जेनेटिक टेस्टिंग। थेरेपी तो कुछ है नहीं क्योंकि जीन है, जिनका प्रॉब्लम है जीन थेरेपी करेंगे, एचएससी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर और रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। और एक डिसीज है अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी। ये सीवियर रिफ्रैक्टरी आईबीडी इन द अर्ली लाइफ, बैड प्रोग्नोसिस होता है, डिफेक्ट की वजह से होता है, इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर्स की वजह से। ये इंटरल्यूकिन 10 पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन होता है, ये नहीं है तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो आईबीडी हो जाएगा। थोड़ा इथियोपैथोजेनेसिस जान लेते हैं, लेकिन अपने को यूसी के बारे में कुछ भी पता है, जो भी पता है वो सीडी के बारे में। एंडोजेनस एक्सोजेनस दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक एसोसिएशन देखेंगे तो नॉट 2 जीन के साथ है क्रोमोसोम 16 के ऊपर। नॉट 2 जीन का पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, जिसके वजह से डिसरेगुलेटेड म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स दिखेगा। तो डिसरेगुलेटेड रिस्पॉन्स में देखेंगे डिफेक्टिव इननेट इम्यूनिटी सिस्टम होगी, सो इसकी वजह से डिफेक्टिव क्लियरेंस होगा इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके माइक्रोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम, एवियन कॉम्प्लेक्स का। पैनेट सेल जो डिफेंसिन सीक्रेट करते हैं वो भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि पैनेट सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है, डिफेक्टिव ऑटोफैगी होंगी, सेल्फ डिग्रेडेशन होगी। तो ये सारे डिसरेगुलेटेड म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि नॉट 2 जीन के पॉलीमॉर्फिज्म से आ रहे हैं। तो इननेट इम्यूनिटी डिफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से कॉम्पेंसेट करने के लिए ओवर एक्टिव हो जाएंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो TH1 और TH17 लीनियज ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा CD में, और TH2 लीनियज ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा UC में। सो सबसे बड़ी चीज़ है नॉट 2 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। क्रॉस डिसीज के साथ एंटीबॉडीज एसोसिएटेड है, जैसे कि एंटी ओम्सी एंटीजन, आउटर मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिटुलेटेड एंटीबॉडी। सो ये देखी जा सकती है हेल्दी फैमिली मेम्बर्स में CD के। सो 3 इंपॉर्टेंट पाथवे है पैथोजेनेसिस में CD के। नॉट 2 का देखा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज CARD50। ऑटोफैजी रिलेटेड जीन्स का चेंज होने का इंटरल्यूकिन 23 बढ़ जाएगा, क्योंकि TH1, TH17, TH2 बढ़ रहा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखेंगे तो HLA का ज़्यादा एसोसिएशन है, HLA, DQ2, DR1, DR3 एंड MDR1 रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्लिनिकल पिक्चर, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का देखेंगे तो प्रोक्टाइटिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। प्रोक्टाइटिस होता है कंटिन्यूस सुपरफिशियल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेक्टम, जिसकी वजह से फ्रेश ब्लीडिंग होगी पर रेक्टम। रेड वेलवेटी इडिमेटस म्यूकोसा दिखेगा। लार्ज बाउल का डायरिया होगा सिग्मोइडल की वजह से। सो लार्ज बाउल का डायरिया होता है लिक्विड फ्रीक्वेंट स्टूल्स विद ब्लड पस एंड म्यूकस, टेनिस में भी दिखाई देगा। स्लो प्रॉक्सिमल ट्रांजिट होगा तो ब्लड स्टिक ऑन टू द सर्फेस ऑफ द हार्ट शो दिखाई देगा। सिस्टमिक सिम्टम्स कम होते हैं यूसी में, इसलिए नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। 90% में रिलैप्सिंग कोर्स होता है, बार बार अल्सर आते रहते हैं। फीकल का लैक्टोफेरिन और कैलप्रोटेक्टिन हेल्प करता है डायग्नोसिस में। सो डिफरेंशिएट करते कैसे करें लार्ज बाउल डायरिया और यूसी से। अल्सरेटिव कोलाइटिस में फीकल लैक्टोफेरिन और फीकल कैलप्रोटेक्टिन ज़्यादा होगा। WBC काउंट अपन यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं आईबीडी में, लेकिन इन्फेक्टिव लार्ज बाउल डायरिया में नहीं होगी। तो अपन करते हैं इंडोस्कोपिक फाइंडिंग, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, मायोस्कोर देते हैं। प्रोक्टाइटिस होता है सिमेट्रिकल सुपरफिशियल और कंटिन्यूस। म्यूकोसा का इरेदेमा होगा, जिसकी वजह से वास्कुलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये अर्लीस्ट फाइंडिंग है यूसी की। फिर फ्राइबल म्यूकोसा होगा और अल्सरेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी सूडोपॉलिप्स बनेंगे और लीड पाइप और पाइप स्टेम कोलन दिखेगा। इट इज़ फीचरलेस कोलन। तो एंडोस्कोपी के अपन 3 चीज़ें दिख रही है, इरेदेमा, वास्कुलरिटी, फ्राइबिलिटी, जिसके ऊपर अपन पॉइंट्स देंगे। 0 पॉइंट होगा नॉर्मल, 1 पॉइंट होगा माइल्ड इरेदेमा और वास्कुलरिटी कम हो जाएगी और फ्राइबिलिटी भी माइल्ड होगी। 2 पॉइंट्स देंगे जब मॉडरेट हो जाएगा इरेदेमा, लैक होगा वास्कुलर पैटर्न और फ्राइबिलिटी दिखेंगे। 3 पॉइंट्स होंगे जब सिवियर इरेदेमा होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी और अल्सरेशन दिखेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट सेंसिटिव और नॉन इन्वेजिव मार्कर है फीकल कैलप्रोटेक्टिन। मेजर कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का टॉक्सिक मेगाकोलन, ये देख सकते हैं टॉक्सिक मेगाकोलन और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये पिक्चर है सूडोपॉलिप ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक ओवरस्टोनिंग है क्रॉस डिजीज का। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ये सीक्वेंस में होता है। पहला है फाइन म्यूकोजल ग्रैनुलरिटी, सो ये फाइन म्यूकोजल ग्रैनुलर अल्सरेशन दिखेंगे। फिर होता है सेरेसेंस प्रोड्यूसिंग हिजिमालिन, बाद में आता है सुपरफिशियल अल्सर। फिर आता है डीप कॉलर बटन और स्टड अल्सर, दीज आर डीप कॉलर बटन और स्टड अल्सर्स। फिर आता है लीड पाइप कोलन, सो ये फीचरलेस लीड पाइप कोलन ये है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं क्रॉस डिजीज के। इलियोकोलाइटिस का मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। डीप होता है, असिमेट्रिकल और सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसकी एरियाज दिखते हैं। रिकरेंट एपिसोडिक राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है जो रिलीव होता है डायरिया के साथ। ये होता है सीबो और पाइल एसिड के नॉन ऑब्जर्वेशन की वजह से। सिस्टमिक सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि फीवर, वेट लॉस और लिम्फेडेनोपैथी। इन्फ्लेमेटरी मास पल्पेबल हो सकता है पर एब्डोमेन। स्ट्रिंग साइन दिखेगा ड्यू टू फाइब्रस बॉवल। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जेजुनोइलेटिस हो सकता है लीडिंग टू द मालअब्जॉर्प्शन, फिस्टुलास बन सकते हैं, इंट्रोवेसिकल और पेरियानल फिस्टुला, फीचर्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है क्रॉस डिजीज में, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक ही कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिक मेगाकोलन।
अब एंडोस्कोपी और रेडियोलॉजी करेंगे तो एप्टस अल्सर दिखेंगे, रोस्टन अल्सर दिखेंगे, कॉबलस्टोल अपीयरेंस दिखेगा, होस पाइप और गार्डन होस अपीयरेंस दिखेगा। स्ट्रिंग साइन क्या होता है? सो ये स्ट्रिंग साइन। अब देखिए टर्मिनल इलियम का स्पाजम हो चुका है, फाइब्रोसिस हो गया है, इसलिए ल्यूमेन बहुत कम होगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत कम जाएगा, स्ट्रिंग की तरह दिखेगा। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एंडोस्कोपी ज़्यादा काम की है, सीडी में रेडियोलॉजी ज़्यादा काम की है। यूसी में अल्सर अपन देखते हैं इरिडेमाटस म्यूकोसा, वास्कुलर पैटर्न और फ्राइबिलिटी। रेडियोलॉजी में दिखता था ग्रैनुलर अपीयरेंस, कॉलर बटन अल्सर्स और लिड पैड अपीयरेंस। सीडी में दिखा है एप्थोड अल्सर्स और कॉबल स्टोनिंग और स्ट्रिंग। रेडियोलॉजी में दिखा है एप्थोड अल्सर टारगेट साइन है, रोस्ट्रॉन अल्सर्स और स्ट्रिंग साइन। ये सीडी की फाइंडिंग कुछ समझे नहीं, ये कॉलोनिक वॉल की थिकनिंग हो गई, इसलिए टारगेट अपीयरेंस दिखेगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखेंगे आईबीडी के। तीन मेन चीज़ें जॉइंट, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड स्किन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ पायोमेट्रिक स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस होता है और पायोडर्मा गैंग्रेनोसम होता है। क्रॉन्स डिसीज में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इरिथेमा नोडोसम, पेरिफेरल आर्थराइटिस, एपिस्क्लेरोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यूवेआइटिस, कोलिलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस इज मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। बाकी सारी चीज़ें क्रॉन्स डिसीज में ज़्यादा कॉमन है। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे आईबीडी में सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस होता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक मैनिफेस्टेशन होता है, पेरिफेरल आर्थराइटिस भी हो सकता है, दो प्रकार के, लार्ज जॉइंट माइग्रेटरी असिमेट्रिकल पॉसी आर्टिकुलर आर्थराइटिस। ये कोरिलेट करता है रिलैप्स के साथ। मोस्टली नी जॉइंट में देखा है, लार्ज जॉइंट है तो नी जॉइंट है। तो स्मॉल जॉइंट माइग्रेटरी अल्सर असिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, इसके सामने यू लगाते हैं क्योंकि एसोसिएटेड होता है यूआईटिस के साथ। ऑप्थेल्मोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में एपिस्क्लेराइटिस कोरिलेट करता है रिलैप्स के साथ, यूआईटिस भी होता है। स्किन मैनिफेस्टेशन में इरिथेमा नोडोसम कोरिलेट करता है रिलैप्स के साथ, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम भी दिखाई देता है। सो लार्ज जॉइंट माइग्रेटरी असिमेट्रिकल पॉसी आर्टिकुलर आर्थराइटिस, इरिथेमा नोडोसम और एपिस्क्लेराइटिस कोरिलेट करते हैं रिलैप्स के साथ। ये है पिक्चर ऑफ द इरिथेमा नोडोसम, ये है पायोडर्मा गैंग्रेनोसम। बाकी के मैनिफेस्टेशन है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनेंगे, कोलिलिथियासिस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा क्रॉन्स डिसीज में दिखाई देता है। सीरोलॉजी करेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एंटीगोबलेट सेल एंटीबॉडी दिखेंगे और अटिपिकल पी एंका कोरिलेट होता है विद द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रिमेंबर अटिपिकल पी एंका यूसी में दिखाई देता है। क्रॉन्स डिसीज में एस्का दिखाई देता है, एंटीसैक्रोमाइसिस सेरेविसिस एंटीबॉडी। इट इज आल्सो सीन इन बेसेट डिसीज, कोरिलेट करता है विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रॉन्स डिसीज। एंटी ओम्सी भी दिखाई देता है, इट इज सीन इन द नॉर्मल फैमिली मेंबर्स। एंटी पैंक्रेटिक एंटीबॉडी भी दिखाई देता है और एंटी I2 एंटीबॉडी भी दिखाई देता है, कोरिलेट करता है विद द रिस्क ऑफ सर्जरी। एंटी फ्लैजेलिन एंटीबॉडी दिखाई देता है। सो मस्ट रिमेंबर चीज़ है, यूसी में अटिपिकल पी एंका होता है, क्रॉन्स में एस्का होता है और एंटी I2 होता है और एंटी ओम्सी होता है। थोड़ा क्लिनिकली डिफ्रेंशिएशन देखता है यूसी और सीडी में। ग्रॉस ब्लड और म्यूकोसोम का स्टूल में यूसी में। सिस्टमिक सिम्टम्स पेन और एब्डोमिनल पेन होगा क्रॉन्स डिसीज में, एब्डोमिनल मास भी होगा क्रॉन्स डिसीज में। फिस्टुला हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है क्रॉन्स डिसीज में। क्रॉन्स में सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकते हैं तो इसलिए एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करता है। रिकरेंस हो सकता है सर्जरी के बाद क्योंकि स्किप लीजन से। एंका पॉजिटिव आता है यूसी में और एस्का पॉजिटिव आता है क्रॉन्स में। क्रॉन्स में देखेंगे तो रेक्टल स्प्रिंग होगा, कंटिन्यूस डिसीज होता है यूसी और कॉबल स्टोनिंग होता है क्रॉन्स में, ग्रैनुलोमा होता है क्रॉन्स में। रेडियोलॉजिकली देखेंगे तो स्मॉल बॉवल ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अबनॉर्मल होगा, अबनॉर्मल टर्मिनल इलियम होगा, सेगमेंटल कोलाइटिस होगा, एसिमेट्रिकल कोलाइटिस होगा क्रॉन्स में। स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे क्रॉन्स में। यूसी में देखेंगे तो सूडोपॉलिप्स होंगे, क्रॉस में देखेंगे तो ऑप्टस अल्सर्स होंगे। इलियम में देखेंगे क्रॉस में तो ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूसी में नहीं होता, कभी कभार हो सकता है तो उसको बैकवॉश इलेटिस कहा गया है। क्रॉन्स डिसीज ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्फ्लेमेशन पूरा चारों लेयर में होता है। सीरोजल फाइंडिंग्स देखेंगे तो मार्क इरिथेमा होता है, पैथोग्नोमिक होता है, क्रीपिंग फैट। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखेंगे तो रेक्टल टिपिकली इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्रॉन्स डिसीज में उसकी स्पेयरिंग होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूस सिमेट्रिकल होता है, लेकिन क्रॉन्स डिसीज डिसकंटिन्यूस असिमेट्रिकल स्किप सेगमेंट्स दिखते हैं। क्रॉन्स में पेरियानल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिस्टुलास बनते हैं। क्रॉस में स्ट्रक्चर भी बनते हैं, फिस्टुला हो सकते हैं, पेरियानल हो सकते हैं, इंट्रोसाइकल हो सकते हैं। हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो क्रॉस में ग्रैनुलोमेटस ये इन्फेक्शन है तो ग्रैनुलोमास प्रेजेंट होंगे। क्रिप्टोप्सिस भी हो सकते हैं, क्रिप्टोप्सिस यूसी में भी होते हैं। तो फोकली इनहेंस इन्फ्लेमेशन होता है ऑन अ नॉर्मल बैकग्राउंड इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। पी एंका पॉजिटिव होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एस्का पॉजिटिव होता है क्रॉन्स डिसीज। अब करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द आईबीडी। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, ट्रू लव और बिट्स क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सीवेरिटी। अब माइल्ड में देखेंगे तो माइल्ड फीचर होंगे जैसे कि 4 से कम स्टूल होंगे पर डे, फीवर नहीं होगा, टैकीकार्डिया नहीं होगा, अनीमिया होगा तो माइल्ड होगा। ये सर देखेंगे तो 30 से कम होगा, लेकिन सीवियर में ज़्यादा होगा स्टूल जैसे कि 6 होगा, 6 से ज़्यादा, फीवर भी होगा 37.5 से ज़्यादा, हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी, टैकीकार्डिया होगा 90 से ज़्यादा, अनीमिया भी होगा, हीमोग्लोबिन की लेवल 75% ऑफ द नॉर्मल से कम होगी। ये सर भी बढ़ेगा 30 से ज़्यादा होगा। तो मॉडरेट क्या होगा, जो माइल्ड और सीवियर के बीच में आएगा वो मॉडरेट होगा।
क्रॉस डिसीज़ को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो माइल्ड और मॉडरेट क्रॉस डिसीज़ को कहा गया है जब फूड अपन नॉर्मली ले सकते हैं विदाउट डिहाइड्रेशन, विदाउट फीवर, स्टमक पेन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन और 10% से कम बॉडी वेट लॉस हुआ हो, ज़्यादा नहीं हुआ हो। मॉडरेट और सीवियर क्या होता है, अब जो भी होता है ज़रूरत नहीं है। याद रखो सीवियर टू वेरी सीवियर क्या होता है, इसमें पेशेंट को सिम्टम्स होंगे डिस्पाइट टेकिंग स्टेरॉइड्स। पेशेंट को हाई फीवर, पर्सिस्टेंट वोमिटिंग, ब्लॉकेज होंगे इंटेस्टाइन में, फिस्टुला, फिशर और एब्सेस होंगे। तो सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का। सो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है 5-ASA अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि ऑब्जर्व हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डिसीज है जैसे कि रेक्टम में, वहाँ पे तो पहुँच ही नहीं रहा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए अपन ने सल्फापायराइडिन के साथ इसको कंबाइन कर दिया, सल्फासालाजिन बना दिया। सल्फासालाजिन अब डिस्टल कोलन में ऑब्जर्व होता है। साइड इफेक्ट है उसके हाइपर सेंसिटिविटी और फोलिक एसिड डिफिशिएंसी ड्यू टू सल्फापायराइडिन पे भी, इसलिए अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसलिए अपन ने बनाया डिलेड और कंट्रोल रिलीज 5-ASA, उसको कहा गया है मेजालामाइन। तो ये अभी ड्रॉप ऑफ चॉइस है, यूज़ किया जाता है टॉपिकली या ओरली। तो अगर माइल्ड होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस तो टॉपिकल मेजालामाइन दे सकते हैं या फिर ओरल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट होगा तो टॉपिकल और ओरल मेजालामाइन तो देंगे ही देंगे, उसके साथ स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, हमेशा देना पड़ता है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर पेशेंट को स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी है, रेजिस्टेंट है, तो अपन एजाथायोप्रिन या 6 मर्कैप्टोप्यूरिन दे सकते हैं स्टेरॉइड की जगह पे। तो याद रखना माइल्ड में सिर्फ एक चीज़ देते थे, मॉडरेट सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए 2 चीज़ देते, या तो मेजालामाइन स्टेरॉइड या फिर मेजालामाइन विद एजाथायोप्रिन या फिर 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। तो सीवियर आता है, उसमें अपन को मेजालामाइन नहीं देना है, डायरेक्ट IV स्टेरॉइड देना है, IV एंटी TNF अल्फा देना है, इन्फ्लेक्सिमैब, अडालिमुमैब या फिर IV साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। तो सीवियर में भी 2 ही चीज़ें देनी है, स्टेरॉइड उसके साथ एंटी TNF अल्फा या फिर साइक्लोस्पोरिन। तो अपन को अभी मेंटेन करना है रिमिशन, तो उसमें स्टेरॉइड का कोई भी रोल नहीं है, स्टेरॉइड देने ही नहीं। तो माइल्ड होगा तो टॉपिकल मेजालामाइन देंगे, मॉडरेट है तो 2 नंबर पे आता है तो 2 चीज़ें देंगे, टॉपिकल मेजालामाइन या फिर एजाथायोप्रिन या 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। सीवियर होगा तो एजाथायोप्रिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन या एंड लो डोज IV एंटी TNF अल्फा या फिर ओरल साइक्लोस्पोरिन। जो भी अपन में ड्रग अचीव यूज़ किया था अचीव करने को रिमिशन, वही अपन यूज़ करेंगे रिमिशन मेंटेन करने के लिए। तो एटलीस्ट ये तो चीज़ याद रखो, अगर रिमिशन अचीव करना है तो अपन माइल्ड में एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, मॉडरेट में 2 चीज़ यूज़ करते हैं, सीवियर में 2 चीज़ यूज़ करते हैं। तो रिमिशन मेंटेन करने के लिए भी माइल्ड में एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मॉडरेट में 2 चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सीवियर में भी 2 चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिमिशन मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड का रोल नहीं है। अब देखते हैं क्रॉन्स का मैनेजमेंट। तो मोस्ट ऑफ देम क्रॉनिक और इंटरमीडिएट सिम्टम्स होते हैं। क्रॉन्स का ट्रीटमेंट डिवाइड किया गया है प्री बायोलॉजिकल एरा और बायोलॉजिकल एरा में। NSAIDs अगर अपन देंगे तो डिजीज़ को बढ़ाएंगे, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी NSAIDs अवॉइड करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से डिजीज़ बढ़ जाता है क्रॉन्स डिसीज़, इसलिए वो भी अवॉइड करनी है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट क्रॉन्स डिसीज़ होगा तो उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस है ओरल ब्यूटासोनाइड। 5-ASA कंटेनिंग सल्फासालाजिन भी दे सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस है ओरल ब्यूटासोनाइड फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट क्रॉन्स डिसीज़। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो उसमें हमेशा ओरल स्टेरॉइड लगता है। सेम अगर मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो तभी भी अपन को हमेशा कंपलसरी स्टेरॉइड चाहिए था। सो मॉडरेट टू सीवियर में अपन फिर मेटोट्रेक्सिन भी ऐड कर सकते हैं मेजोरिटी केसेस में। TNF एंटी TNF अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेक्सिमैब, अडालिमुमैब, सेट्रोलिमुमैब। तो एंटी TNF अल्फा ऐड करेंगे तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तो 2 हफ्ते के अंदर अपन को थेरेपी का रिजल्ट दिखेगा। तो 2 मस्ट बी स्टार्टेड विद इन द 2 years ऑफ द डायग्नोसिस टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। सो मॉडरेट टू सीवियर का अपन मेंटेनेंस करना है तो लो डोज मेथोट्रेक्सेट प्लस एजाथायोप्रिन या फिर 6 मर्कैप्टोप्यूरिन यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं सीवियर फुलमिनेंट डिसीज़। तो सीवियर डिसीज़ है तो इंट्रावेनस देना पड़ेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्लस अपन को इंट्रावेनस देना पड़ेगा एंटी TNF अल्फा एजेंट्स। मेंटेनेंस रखना है तो एंटी TNF अल्फा एजेंट से हो जाएगा। बाकी के मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है 5 अमीनो सैलिसिलेट्स, एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोमोडुलेटर्स, बायोलॉजिक्स। अब नए ड्रग है कुछ पाइपलाइन में, नेटालिजुमैब, अल्फा 4 इंटीग्रिन है, उस्टेकीमुमैब, एंटी इंटरल्यूकिन 1223 है, वेडोलिजुमैब, अल्फा 4 इंटीग्रिन है। लेकिन अब हम लोग फिस्टुला हो चुका है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मेजर इंटरनल फिस्टुला है जैसे कि रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला, इंट्रोवेसिकल फिस्टुला, इंट्रोएंट्रिक फिस्टुला, तो उसमें एंटी TNF अल्फा देंगे और प्लस और माइनस इम्यूनोमोडुलेटर, बाद में सर्जरी कर देंगे। एक्सरसाइज करेंगे फिस्टुला को और उसके बीच में हेल्थी टिश्यू रख देंगे। मेंटेनेंस कैसा करना है ल्यूमिनल क्रॉन्स डिसीज़ का, थायोपेरिन देंगे या फिर मेटोट्रेक्सेट अलोन देंगे। तो यूज़ करते हैं अपन मॉडरेट सीडिंग। तो ये अपन देखेंगे मेंटेनेंस लो डोज मेटोट्रेक्सेट प्लस एजाथायोप्रिन और 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। ये ड्रग्स अपन को यूज़ नहीं करने हैं मेंटेनेंस में। ओरल 5-ASA, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्यूटासोनाइड। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी अपन ने देखेंगे कि अपन स्टेरॉइड नहीं यूज़ करते हैं मेंटेनेंस में। यूज़ करो एंटी TNF अल्फा फॉर मेंटेनेंस, जहाँ पे भी अपन ने उसको यूज़ किया था रिमिशन अचीव करने के लिए। तो ये छोटा सा चार्ट है,
अल्सरेटिव कोलाइटिस है, माइल्ड है तो टॉपिकल एएस है और कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ओरल का भी, और उसका मेंटेनेंस भी उसी से करते हैं। क्रॉन्स डिसीज़ का अपन को यूज़ करते हैं माइल्ड में बिटोसोनाइड, उसका मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट है अल्सरेटिव कोलाइटिस तो स्टेरॉइड ऐड करना पड़ता है और उसका मेंटेनेंस स्टेरॉइड का रोल नहीं है, तो आज़ाथायोप्रिन 6 मेर्काप्टोप्यूरिन। क्रॉन्स डिसीज़ में स्टेरॉइड देना पड़ता है, मेटोट्रेक्सेट प्लस और माइनस एंटी TNF। मेंटेनेंस के लिए स्टेरॉइड नहीं यूज़ करते तो मेटोट्रेक्सेट, आज़ाथायोप्रिन 6 मेर्काप्टोप्यूरिन। सीवियर में देखेंगे, सीवियर में अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओरल स्टेरॉइड दिया करते थे, IV एंटी TNF अल्फा देते हैं और या फिर साइक्लोस्पोरिन देते हैं। मेंटेनेंस में स्टेरॉइड नहीं यूज़ कर सकते तो आज़ाथायोप्रिन 6 मेर्काप्टोप्यूरिन प्लस IV TNF और या फिर साइक्लोस्पोरिन जो यूज़ किया था पहले वो यूज़ करेंगे। क्रॉन्स में सीवियर में देखेंगे तो एंटी TNF यूज़ करेंगे और IV स्टेरॉइड करेंगे। मेंटेनेंस के लिए एंटी TNF काफ़ी है, स्टेरॉइड का रोल नहीं है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे एक्टिव इन्फ्लेमेशन में, स्टेरॉइड डिपेंडेंट केस में आज़ाथायोप्रिन, रिमिशन के लिए मेथोट्रेक्सेट CDK, साइक्लोस्पोरिन सीवियर में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जरी कब करें? सर्जरी क्या होती है? टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी प्लस इलियो एनल एनास्टोमोसिस। सर्जरी करेंगे अगर कोलोनिक डिस्प्लेसिया, कार्सिनोमा है, कोलोनिक हेमोरेज है, अनकंट्रोलेबल कोलोनिक परफोरेशन है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकल थेरेपी, अगर मेडिकल रिफ्रैक्टरी डिसीज है, टॉक्सिक मेगाकोलन है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन होते ही जा रहे हैं, रिकरेंट है, UC और CD दोनों कंडीशन मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं अगर हो चुका है डिस्प्लेजिया एसोसिएटेड लीजन और मास है। अगर मास है तो एडेनोमा लाइक मास है या फिर नॉन एडेनोमा है। नॉन एडेनोमा है तो कोलेक्टोमी करेंगे, एडेनोमा है तो अपन एल्गोरिथम फॉलो करेंगे पॉलीपॉइड लीजन का। लेकिन अगर मास नहीं है, सिर्फ फ्लैट डिस्प्लेजिया है तो हाई ग्रेड है तो कोलेक्टोमी करेंगे, लो ग्रेड है तो मल्टीफ्लोकल है तो कोलेक्टोमी करेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर देखते हैं, स्पोरेडिक वाला कोलोरेक्टल और IBD रिलेटेड वाला। स्पोरेडिक वाला 50 साल से ज़्यादा होता है, ये IBD वाला 10 to 15 ईयर्स यंगर में होता है। 5 ईयर सर्वाइवल दोनों का सेम है। जेनेटिक सीक्वेंस एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होता है स्पोरेडिक में। IBD में क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन, डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा सीक्वेंस होगा। स्पोरेडिक वाला पहले लेफ्ट में ज़्यादा होता था, लेकिन IBD वाला किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। IBD वाले में मल्टीपल लीजन्स होंगे, लेकिन स्पोरेडिक वाले में सिंगल मल्टीपल लीजन्स होंगे। पैथोलॉजिकली देखेंगे तो IBD वाले में हायर रेट्स ऑफ म्यूसिनस, सिग्नेट से रिंग सेल कार्सिनोमा है, लेकिन स्पोरेडिक वाला तो एडेनोकार्सिनोमा है। ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स देखो, पढ़ना है तो पढ़ लो बाद में। मेडिकल गैस्ट्रो का सबसे आखिरी पार्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इमोशनल स्ट्रेस होगा तो पूरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो भाई बाउल भी रिस्पॉन्स करेंगे। ओवरलैपिंग सिम्टम्स से फीमेल में ज़्यादा हो, 45 साल के पहले होना चाहिए, बाद में तो नहीं होगा। की सिम्टम है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट। रूम 4 क्राइटेरिया दिया गया है डायग्नोसिस के लिए। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, लोअर GI क्रैम्पी पेन होगा, एटलीस्ट 1 दिन होना चाहिए पर वीक में और 3 महीने के लिए। एसोसिएटेड विद द 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, रिलेटेड टू द डिफिकेशन, यानी अगर डिफिकेशन किया तो रिलीव हो जाएगा पेन। स्टूल की फ्रीक्वेंसी और फॉर्म चेंज होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। 3 महीने के लिए पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी आप उन बोल सकते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। एब्डोमिनल पेन देखेंगे, एपिसोडिक होता है, क्रैम्पी, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, इमोशनल स्ट्रेस और खाने के बाद बढ़ता है, लेकिन डिफिकेशन के बाद इंप्रूव हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी और फॉर्म ऑफ स्टूल चेंज हो जाता है। मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है, तो वो है अल्टर बाउल हैबिट्स। बहुत सारे महीने कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर अचानक से डायरिया हो जाएगा, और वो डायरिया भी लार्ज बाउल डायरिया होता है। स्मॉल लूज वॉल्यूम स्टूल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस और विदाउट ब्लड होता है। ब्लड नहीं होता है, याद रखना है। अदर फीचर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न, नॉजिया, वोमिटिंग। IBS कभी मत सस्पेक्ट करना अगर ये दिखे तो। नॉक्टर्नल डायरिया हो, स्टियाटोरिया है, ब्लड आ गया स्टूल में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, फीवर आ जाए, वेट लॉस हो जाए, एनीमिया, मालअब्जॉर्प्शन हो जाए, अगर 50 साल उम्र ज़्यादा है तो IBS सस्पेक्ट मत करना। पैथोफिजियोलॉजी क्या है एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन विसरल हाइपरसेंसिटिविटी को कहा गया है। अगर रेक्टल डिस्टेंट होगा तो कम वॉल्यूम पे भी ज़्यादा पेन हो जाता है इन पेशेंट्स में एज कम्पेयर टू द हेल्थी कंट्रोल। तो पेन सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है गट की। बाकी के कुछ कॉजेस है जैसे कि इंक्रीज कोलोनिक मोटर पोटेंशियल, सेंट्रल एक्टिवेशन ऑफ सिम्बुलस कॉर्टेक्स, सेरोटोनिन कंटेनिंग इंटरक्रोमेटिन सेल इंक्रीज और वैनिला चाइनस। मैनेज कैसे करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस देंगे कि उनको लो फॉडमैप डाइट दे देना। फॉडमैप क्या होता है? फर्मेंटेबल ऑलिगो डाई मोनो एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये फॉडमैप क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं लार्ज बाउल में, इसलिए अवॉइड करने चाहिए। कुछ फूड जैसे फॉडमैप होता है जैसे कि एप्पल, चेरीज, मैंगो, बीटरूट, गार्लिक, चिक ऑयल, लेग्यूम्स, चिकपीस, हनी। अगर डाइट मॉडिफाई किया लेकिन वो फेल हो गया तो बाद में अपन क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट बेस होता है प्रेजेंटेशन के ऊपर। डायरिया लेके आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है। डायरिया लेकर आया पेशेंट तो उसको अपन लोपेरामाइड देंगे 2 to 4 mg। एलुक्साडोलिन भी दे सकते हैं, ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। पहले अलोसेट्रॉन दिया जाता था, ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट था, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इस्चेमिक कोलाइटिस होता है। अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स लेके आया तो बल्किंग एजेंट देंगे जैसे कि साइलियम हस्क और लैक्टोलोज। पहले टेगासेरोड दिया जाता था, ये 5-HT3 एगोनिस्ट, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया जा सकता, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर दे सकते हैं लुबिप्रोस्टोन, इट इज़ बाइसाइक्लिक फैटी एसिड। ग्वानिन साइक्लिस सी एगोनिस्ट दे सकते हैं लिनाक्लोटाइड। NAH एक्सचेंजर इनहिबिटर दे सकते हैं टीनापेनोर।